चलिए हम चालू करेंगे ऐसे 200। पहले अपन सारे ऐसे ख़त्म करेंगे और फिर चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी बच्चे चैप्टर्स निगलेक्ट करते हैं प्लीज़ निगलेक्ट मत करो उनको। ऐसे इंपॉर्टेंट है लेकिन चैप्टर्स भी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर इंस्टीट्यूट ने चैप्टर्स बनाए हैं तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस ज़रूर होगा। कंपनी ऑडिट है वो 15 से 20 मार्क का आता है। बहुत बच्चे सिर्फ स्टैंडर्ड्स करके चले जाते हैं और बोलते हैं कि पेपर बहुत टफ था। तो आप स्टैंडर्ड्स कीजिए लेकिन बाद में प्लीज़ चैप्टर को भी उतना ही वेटेज दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग आज से स्टैंडर्ड्स चालू करेंगे। पहले अपन सारे स्टैंडर्ड्स खत्म करेंगे 200 से लेके 700 तक, और फिर उसके बाद अपन चैप्टर्स पे आएंगे। तो सबसे पहले अपन ऐसे 200 से चालू करेंगे। तो ऐसे 200 क्या बोलता है? ऐसे 200 बोलता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कि अगर अपन कोई भी ऑडिट कंडक्ट करते हैं तो उसको स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड्स बोलता है। दूसरा, ये जो 200 सीरीज है ये कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ तो ये सारे स्टैंडर्ड्स के लिए एप्लीकेबल है। ये बहुत जेनरिक स्टैंडर्ड है। जो 200 से 299 तक, 200 से 299 तक जो भी स्टैंडर्ड्स है वो खाली अपने को प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, और वो बेसिक प्रिंसिपल है जो आपको सारे स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ मैं तो आपको सारे स्टैंडर्ड्स पे अप्लाई करना है, सारे स्टैंडर्ड्स पे काम आएंगे। तो अभी एसे 200 में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो एसे 200 व्हाट टू कवर इन दिस एसे। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर रिक्वायरमेंट कि एसे क्या बोलता है कि क्या क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, रिक्वायरमेंट एज पर दिस एसे, और क्या क्या स्कोप में इंक्लूड होता है ऑडिट के। अगर आप कोई ऑडिट पे जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, क्या करना है, कितना आपके एरिया में कवर होता है, वो अपन स्कोप में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर मैं अगर ऑडिटर हूँ और मैं ऑडिट के लिए जा रहा हूँ तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट करने का। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है हर जगह एक है। आप कोई भी ऑडिट कर लो, आप सिस्टम ऑडिट करो, आप कैसा भी ऑडिट करो, ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का हमेशा एक ही रहेगा। तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? कभी भी आप ऑडिट के लिए जाते हो, और जब भी एक और चीज़ याद रखिए कि ऐसे जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई होते हैं। ऐसे हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्लाई होते हैं। तो मैं ऑडिट के लिए जा रहा हूँ तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये रहेगा ऑडिटर का कि जब भी सपोज मैं ऑडिटर हूँ, मैं ऑडिट के लिए गया तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करूँगा, एविडेंस कलेक्ट करूँगा और ये बताऊँगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो भी बनाया है कंपनी ने ये करेक्ट है कि नहीं है, इसके अंदर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अब मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी क्या? मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी बड़ी बड़ी गलतियां। तो मैं जो भी एंटिटी का ऑडिट करता हूं मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं ये चेक करूं कि वो एंटिटी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है, उसके अंदर कोई गलतियां तो नहीं है, कोई मैनिपुलेटिव तो नहीं कर रही है, कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रही है कंपनी। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, ये सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अगर किसी ने भी आपसे पूछा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना और रीजनेबल अश्योरेंस लेना, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री तो है ना, ये देखना। टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट इन सच अ वे टू ऑब्टेन reasonable assurance whether the financial statement is free from material misstatement or not. This is the primary objective of an auditor. ये हर जगह ऐसे ही रहेगा, करेक्ट। तो क्या वापस बोलेंगे अपन, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? प्लान करो, परफॉर्म करो ऑडिट, रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करो, ताकि अपने को ये पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री तो है ना। और ये सब अपन क्यों कर रहे हैं, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्यों अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं और क्यों अपन देख रहे हैं कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? टू रेज द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। क्यों कर रहे हैं? टू रेज टू रेज द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर। अब सर ये इंटेंडेड यूजर क्या है? देखो, एक मैनेजमेंट, एक कंपनी है, उसके अंदर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन लोग यूज करते हैं? एक तो मैनेजमेंट खुद यूज करता है उसको अपना फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए।
दूसरा, जो उसमें पैसा लगाता है, अब भाई शेयर होल्डर ने अपना पैसा लगाया है तो उसको पता तो होना चाहिए कि कंपनी कैसा काम कर रही है, क्या कर रही है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर भी देखता है। कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, तो क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसकी, वो गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए, तो गवर्नमेंट भी चेक करता है। अगर बैंक को कोई लोन देना है, अगेन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है। तो ये जो शेयर होल्डर हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सारे इंटेंडेड यूजर है। तो ऑडिटर जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के जो ये जो बैंक है, शेयर होल्डर है, उनका कॉन्फिडेंस रेस होता है कि हाँ भाई कंपनी बराबर परफॉर्म कर रही है। इसलिए हमेशा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है और ये देखना है कि वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट से फ्री है, उसके अंदर कोई गलतियां तो नहीं है। करेक्ट। तो वापस से अपन एक बार रिपीट करेंगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का? टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट in such a way as to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement or not. This is the primary objective of an auditor. Correct? समझ में आया सबको? हाँ सर समझ में आया। चलो आगे बढ़े। ओके, अब ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया ऑडिटर का। तो ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? सपोज मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर रहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते करते मुझे पता चला कि यार एक पर्टिकुलर एरिया है डेटर में जहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ है, जो डेटर नहीं होने चाहिए, 10-10 साल से वही डेटर शो कर रहे हैं, तो ये गलती है। तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें फ्रॉड हुआ है, तो मैं फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, जस्टिस दिला रहा हूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा खाली ऑब्जेक्टिव ये है कि ये देखना कि इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन करना, जस्टिफिकेशन करना, किसी को जस्टिस दिलाना, ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। हाँ, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हुई है तो खाली मैं इतना देखूंगा कि ये फ्रॉड के कारण है कि एरर के कारण है। फ्रॉड यानी इंटेंशनल ये है कि गलती से मिस्टेक हो गई है, खाली इतना ही देखूंगा मैं, उसके अंदर तक नहीं घुसूंगा, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा। ठीक है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो और ये बताओ कि उसके अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, और अगर है तो खाली इतना देखो कि वो फ्रॉड के कारण है कि एरर के कारण है। उसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकलता है और मुझे डाउट है कि यह फ्रॉड के कारण है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ये मेरा काम नहीं है, ये ऑडिटर का काम नहीं है। उसको खाली इतना पता करना है कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे इन्वेस्टिगेट करना, किस जिसने फ्रॉड किया है उसको प्रॉपर सजा दिलाना या ना दिलाना, ये ऑडिटर का काम नहीं है। उसको खाली सिर्फ चेक करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, मैनेजमेंट बहुत सारे डिसीजन लेती है कंपनी में कि अभी ऐसा करेंगे, फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो जो भी डिसीजन ले रहा है मैनेजमेंट, उस पर कमेंट करना कि वो जो भी मैंने डिसीजन लिया है वो अच्छे है क्या, बराबर है क्या, इफिशिएंट है क्या, इफेक्टिव है क्या, ये ऑडिटर का काम नहीं है। और जो भी डिसीजन इसने लिया है मैनेजमेंट ने, वो फ्यूचर वायबिलिटी है क्या वो डिसीजन की, क्या कंपनी फ्यूचर वायबल है क्या, जो भी वो काम कर रही है। कमेंट ऑन फ्यूचर वायबिलिटी ऑफ एंटिटी और डिसीजन टेकन बाय मैनेजमेंट, ये हमारा काम नहीं है, ये ऑडिटर का काम नहीं है। ठीक है। तो एक बार वापस रिकैप करेंगे अपन, क्या क्या काम है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करो, ये बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, और अगर है तो खाली इतना देखो कि वो फ्रॉड के कारण हुआ है या एरर के कारण हुआ है। ठीक है। टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट इन सच ए वे एज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस whether the financial statement are free from material misstatement or not, whether it gives true and fair view or not. True and fair view यानी ट्रू यानी सच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच्चे है या नहीं है, और फेयर यानी वो बायस तो नहीं है, न्यूट्रल तो नहीं है, खाली ये देखना है अपने को। और अगर अपने को डाउट होता है कि नहीं इसके अंदर कोई तो मिसस्टेटमेंट होंगी, तो अपने को सिर्फ इतना चेक करना है कि वो फ्रॉड के कारण है या एरर के कारण है। और ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉड। अगर फ्रॉड के कारण अपने को डाउट आ रहा है कि हाँ फ्रॉड हुआ है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम नहीं है। मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो इफिशिएंट है या इफेक्टिव है, ये बताना हमारा काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बार बार बोल रहा था कि टू परफॉर्म एन ऑडिट इन सच अ वे सो एज टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। अब मैं ऑडिट परफॉर्म किया, एविडेंस लिया, उससे मेरे को एक अश्योरेंस मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, इसके अंदर कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो जो भी मेरे को कॉन्फिडेंस मिला, अश्योरेंस यानी कॉन्फिडेंस,
तो मैं जो भी एविडेंस इकट्ठा करता हूँ ऑडिट करके, उससे मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, यानी मेरे को एक अश्योरेंस मिलता है, और उस कॉन्फिडेंस से मैं जज करता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे हैं, सच्चे हैं, कुछ खराबी नहीं है उसमें। तो उसी को बोलते हैं अश्योरेंस मिलना। तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक रीजनेबल अश्योरेंस मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब कितने टाइप के अश्योरेंस होते हैं? अश्योरेंस हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक होता है रीजनेबल अश्योरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट अश्योरेंस। और ऑडिट में हमेशा ऑडिटर सामने वाले को रीजनेबल अश्योरेंस देता है। वो बोलता है कि तुम्हारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लगभग लगभग 80% 90% सही है। वो कभी भी नहीं बोलेगा कि 100% सही है। रीजनेबल अश्योरेंस है ना हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, 80% राइट है, 90% राइट है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस है ना 100% अश्योरेंस कि 100% सही है, एक एक चीज इसमें सही है। ये कभी भी ऑडिटर नहीं देगा, ऑडिटर हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देगा। तो ऐसा क्यों? सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया होगा कि ऐसा क्यों एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है? उसके अपने एक कारण है क्यों नहीं देता है, भी बताएंगे। वाई नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस, वाई नॉट, क्यों रीजनेबल अश्योरेंस, क्यों 90% तक अपन जा रहे हैं और 100% नहीं बोल रहे, क्यों? अपने कारण है, उसके अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट में। ऑडिट में ही कुछ खामियां हैं जिसके कारण हमको एब्सोल्यूट अश्योरेंस देना नहीं होता है। जब भी हम ऑडिट करेंगे तो उसके अपने एक लिमिटेशन है, अपने एक डिमेरिट्स है। वो क्या है वो अभी अपन देखेंगे, क्यों हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते हैं वो पता करेंगे अभी अपन। सबसे पहला तो है कि देखो मैनेजमेंट में कैसा है, 365 दिन अकाउंटिंग होती है, करेक्ट? 365 दिन अकाउंटिंग होती है, 365 दिन उनका कामकाज चलता रहता है। लेकिन जो ऑडिटर है, जो ऑडिट करने जाता है, जो चेकिंग करने जाता है, वो 365 दिन चेकिंग नहीं करता है। उसके पास 15 दिन का टाइम, 20 दिन का टाइम, 45 दिन का टाइम, बहुत हो गया तो 2 महीने का टाइम, उससे ज़्यादा ऑडिट नहीं करता है वो। तो हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, ऑडिटर के पास टाइम की बहुत कमी है। उसको 300 साल भर की अकाउंटिंग 2 महीने में चेक करके बताना है कि सही है या गलत है। तो एक रिस्ट्रेन, एक लिमिटेशन तो ये हो गया कि भाई टाइम कम है। दूसरा कॉस्ट, मैनेजमेंट एक कॉस्ट देती है ऑडिटर को कि इतने कॉस्ट में आपको करना है। सपोज एक 5,000, 10,000, 20,000 में आपको ऑडिट खत्म करना है, तो हमको 20,000 के सामने बजट के सामने पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है। हम 2 महीने के लिए कुछ 100 लोग नहीं अरेंज कर सकते कि भाई जा ऑडिट कर। अपने को लिमिटेड नंबर ऑफ मैन ह्यूमन पावर लगाना पड़ता है, मैन सोर्स लगाना पड़ता है, उतने ही बंदे अपन अलॉट करते हैं। तो हमको बजट के अंदर पर्टिकुलर एक लिमिटेड बजट के अंदर हमको सारा काम करना पड़ता है। तो ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। पहला था टाइम, टाइम कम है। दूसरा कॉस्ट। तीसरा जो भी हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं ऑडिट करते वक्त, जितने भी एविडेंस कलेक्ट करते हैं वो सारे परसुएसिव रहते हैं। अगेन क्वेश्चन उठा है परसुएसिव यानी क्या? कच्चे पक्के एविडेंस रहते हैं, बहुत कच्चे पक्के रहते हैं, और उसी पे हम भरोसा करके अपना जजमेंट देते हैं। उसी पे भरोसा करके हम बोलते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू है, उसी पे भरोसा करके। तो ऑडिट एविडेंसेस आर परसुएसिव एंड नॉट कंक्लूसिव। सर एग्जांपल दो, समझ में नहीं आ रहा है परसुएसिव यानी क्या। सपोज मैं एक ऑडिटर हूँ, मैं एक फर्म में जा रहा हूँ, एक फैक्ट्री में जा रहा हूँ, एक कंपनी में जा रहा हूँ ऑडिट करने के लिए, और मेरे को परचेज का बिल मिला। तो मैं परचेज के बिल को देख के, मैं परचेज के बिल को देख के ये बता रहा हूँ कि हाँ परचेज हुआ है, लेकिन क्या मैंने माल आते हुए देखा था? क्या नहीं देखा था। तो खाली वो पर्चे को देख के मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि हाँ माल आया होगा। तो इसके लिए उसको परसुएसिव बोलते हैं, कच्चा पक्का। क्यों? हम एविडेंस, हम जो इनवॉइस है उसको देख के हम भरोसा कर रहे हैं कि हाँ माल आया है। तो इसको बोलते हैं कच्चे पक्के एविडेंस। इसलिए हमेशा ऑडिट एविडेंसेस आर परसुएसिव एंड नॉट कंक्लूसिव। ऑडिट एविडेंसेस आर परसुएसिव एंड नॉट कंक्लूसिव। ये तीसरा लिमिटेशन हो गया। फिर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन चेक करते हैं वो कौन बनाता है? वो मैनेजमेंट बनाती है। तो मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को देख के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उनके एस्टिमेट्स के ऊपर ये बनते हैं। तो अगर मैनेजमेंट चाहता है कि वो 10 साल तक कोई डेटर बताए, अगर उसकी इच्छा है और वो जानबूझ के कर रहा है, तो हम कभी पता नहीं लगा सकते कि वो सही है या गलत है। बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने को जानना। तो क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे और मुश्किल हो जाती है कि 100% ये बोलना कि सही है क्या गलत है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एस्टिमेट। इसलिए यहाँ पे मुश्किल हो जाती है बताना कि 110% करेक्ट है या नहीं है। इसलिए हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। तीसरा, कभी कभी क्या होता है, जो भी मैं ऑडिट प्रोसीजर लगा रहा हूँ, मैं जैसे चेकिंग कर रहा हूँ, वो कभी कभी इनइफेक्टिव हो जाती है। वो क्यों होती है? सपोज एक फर्म है, अगर उसको फ्रॉड करना ही है, उसके जो टॉप मैनेजमेंट वाले लोग हैं, जो एकदम ऊपर जो कंपनी चलाते हैं, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया
कि भाई मेरे को तो फ्रॉड करना ही करना है, मेरे को तो फ्रॉड करना ही है, तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ फ्रॉड को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि वो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग कंपनी चला रहे हैं उन्होंने ही सोच के रखा है कि हमको फ्रॉड करना है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और डिटेक्ट करना कि वो फ्रॉड सही में कंपनी ने किया है या नहीं किया है। तो उस केस में जो भी मेरे ऑडिट प्रोसीजर रहेंगे वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आखिरी चीज है कि हम जब भी ऑडिट करते हैं, सपोज 1000 ट्रांजैक्शन है तो हम हमेशा सैम्पलिंग का यूज करते हैं, हम 200-400 चेक करते हैं और वो 200-400 सैम्पलिंग 200-400 ट्रांजैक्शन से हम ये जज करते हैं कि जितना भी ट्रांजैक्शन है ओवरऑल सारे करेक्ट है या नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ 400 चेक करके पूरे सबका बता रहा हूँ तो हमेशा उसके अंदर एक रिस्क रहता है कि नहीं सही में 100% अश्योरिटी नहीं दे सकता मैं, शायद कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन लगभग लगभग आपका सही है, ये मैं बोलूँगा। तो क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में, कि आप एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं देते हो, वाई नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस एंड वाई ओनली रीजनेबल अश्योरेंस। सो देयर आर सर्टेन लिमिट्स इन ऑडिट, देयर आर सर्टेन इनहेरेंट लिमिटेशंस इन ऑडिट। एक बार वापस बोलेंगे, क्या है? रीजनेबलनेस ऑफ टाइम, टाइम कम है। रीजनेबलनेस ऑफ कॉस्ट, एक पर्टिकुलर कॉस्ट में हमको सब अरेंज करना है। सैम्पलिंग, हम सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं। ऑडिट एविडेंस हमेशा परसुएसिव रहते हैं, नॉट कंक्लूसिव। परसुएसिव यानी कच्चे पक्के रहते हैं, और वही ऑडिट एविडेंस को देख के हम ये जजमेंट लगाते हैं कि सब कुछ सही है। जो मैनेजमेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो मैनेजमेंट बनाती है, उनके एस्टिमेट पे बनता है, इसलिए हम 100% श्योरिटी नहीं दे सकते। तीसरा, इनइफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर इन केस वेयर द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व इन फ्रॉड, तो उस केस में बहुत मुश्किल हो जाता है डिटेक्ट करना। ठीक है, टाइम, कॉस्ट, सैम्पलिंग, परसुएसिवनेस, एस्टिमेशंस एंड इनइफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर, ये 6 चीजें जिनके कारण हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते, हम हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना इतना? ठीक है, तो अब हमने ऑब्जेक्टिव देखा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो और ये बताओ कि उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, और अगर है तो खाली इतना देखो कि वो फ्रॉड के कारण हुआ है या एरर के कारण हुआ है। लेकिन मैं ऑडिटर हूं और मैं ये सब नहीं कर पा रहा हूं, मेरे को एविडेंस ही नहीं मिल रहा और मैं ये नहीं पता कर पा रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है या नहीं है, उसके अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है, ये मैं पता नहीं कर पा रहा हूं। तो उस केस में क्या करेगा ऑडिटर? तो इसमें 2 चीजें हैं। अगर मैंने अभी अभी ऑडिट चालू किया है और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बताऊं, मैं मेरे को एविडेंस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं है मैनेजमेंट का, और अगर इनिशियल स्टेज में ऑडिट मैंने जस्ट स्टार्ट किया, अभी चालू किया मैंने, तो उस केस में ऐसे क्या बोलता है कि तुम विड्रॉ कर दो, अभी वो ऑडिट छोड़ दो, बाद में जाके तुमको नेगेटिव कमेंट करना पड़ेगा रिपोर्ट में अपनी, इससे अच्छा अभी ही छोड़ दो। अगर इनिशियल स्टेज में है और मैं ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं कर पा रहा हूं तो उसको अभी ही छोड़ दो, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेज में है, फाइनेंशियल फाइनलाइज वाले स्टेज में है, फाइनलाइजेशन स्टेज में है, तो क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे को एविडेंस नहीं मिल रहा है और ऑडिट फाइनलाइजेशन वाले स्टेज में है तो मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा अपने ओपिनियन में। अब ये डिस्क्लेमर क्या होता है ये सब अपन 700 वाली सीरीज में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि जो मैं ओपिनियन दूंगा फिर वो डिस्क्लेमर रहेगा। मैं ये बोलूंगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता है, वो ट्रू और फेयर व्यू नहीं देता है अगर फाइनलाइजेशन वाली स्टेज में है। अगर इनिशियल स्टेज में है तो मैं अभी चले जाऊंगा, मैं वो करना ही नहीं है ऑडिट, मैं अभी के अभी चले जाऊंगा, विड्रॉ कर लूंगा। और अगर फाइनलाइजेशन वाली स्टेज पे है तो मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि यार ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना ये ट्रू और फेयर व्यू नहीं देते। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या थे, अश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, अपन रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों देते हैं और एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं देते, और अगर ऑब्जेक्टिव अपन फुलफिल नहीं कर पाए तो उस केस में अपन को क्या करना है। तो ये 4 चीजें अपन ने पढ़ी है। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज करेंगे। मैं चाहता हूं कि पढ़ाते पढ़ाते आपको लर्न भी हो जाए, ताकि जब आप घर पे बैठोगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सको। जो लर्निंग का काम है और जो समझने का काम है ये अपन यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़े। ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिटर का? टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट in such a way as to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement or not, or whether they give true or fair view or not. And the secondary objective was, if I have a doubt that the financial statement have a certain misstatement, so whether it is due to fraud or error. And what is not an objective?
to investigate fraud, to comment on management decision whether it is efficient or effective. And then there are two types of assurances: reasonable assurances and absolute assurance. Reasonable assurance means 80-90% of assurance, high level of assurance, but not absolute level of assurance. Reasonable assurance means high level of assurance, 80% 90% तक सब कुछ सही है, लगभग आपका सब कुछ सही है. Absolute assurance means पूरा का पूरा सही है, एक चीज उसमें सही है, उसको बोलते हैं absolute assurance. And why auditor does not give absolute assurance? Because certain inherent limitations are there in audit. What are that limitations? First is reasonableness of time. टाइम बहुत कम है यार. सेकंड क्या है? कॉस्ट, बहुत ही कम बजट में अपने को सब कुछ करना है. तीसरा, मैं सैम्पलिंग यूज करता हूँ, 1000 ट्रांजेक्शन रहते हैं, 300-400 ट्रांजेक्शन मैं चेक करता हूँ और उसके बेसिस पे मैं सारे पॉपुलेशन का जजमेंट करता हूँ, सारे 1000 ट्रांजेक्शन को बोलता हूँ कि सही है. तो उस केस में मैं 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ. मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है 90% तक सब कुछ सही है, एक दो मिस्टेक हो सकती है. तीसरा, ऑडिट एविडेंस हमेशा परसुएसिव नेचर के होते हैं, कॉन्क्लूसिव नेचर के नहीं होते हैं. परसुएसिव नेचर के होते हैं यानी कच्चे पक्के होते हैं. मैं परचेज का बिल देख के ये विश्वास कर लेता हूँ कि माल आया ही होगा, लेकिन मैंने माल देखा नहीं आते हुए, उसको बोलते हैं परसुएसिव इन नेचर. ठीक है, उसको बोलते हैं परसुएसिव इन नेचर. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो मैनेजमेंट के एस्टिमेशन से बनते हैं, वो लोग बनाते हैं, और वो लोग कैसे भी बना सकते हैं. तो मैं जब चेक करूंगा तो मैं कुछ ना कुछ स्कोप रखूंगा अपने पास कि हाँ 1-2% गलतियां होंगी, लेकिन 90% तक सब कुछ सही है, 95-99% तक सब कुछ सही है. इन इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर, अगर मैनेजमेंट ठान के बैठा है कि मेरे को फ्रॉड करना ही है और जो टॉप लेवल के लोग हैं वो इन्वॉल्व है, तो उस केस में पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है या फेयर है. और अगर अपन ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं कर पाए तो अगर इनिशियल स्टेज में है तो छोड़ दो ऑडिट, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. लेकिन अगर फाइनल स्टेज पे अपने को रिपोर्टिंग करने वाला टाइम आ गया है तो डिस्क्लेमर दे दो, ये बोलो कि ट्रू और फेयर व्यू नहीं दे रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहां तक समझ में आया? अभी हम चालू करेंगे रिक्वायरमेंट्स. अब ऐसे के कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे बोलता है कि ऑडिटर को ये चीजें करनी चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट्स अभी अपन देखेंगे. ठीक है, नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसे 200? अपन एसे 200 पढ़ रहे, याद है ना? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसे 200? तो पहला रिक्वायरमेंट, 4-5 रिक्वायरमेंट है इसके, पहले अपन पूरे रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, हेडिंग्स देख लेते हैं. पहला है प्रोफेशनल जजमेंट, दूसरा इथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, चौथा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और फिर है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो अभी अपन एक एक करके समझेंगे सबको. पहला क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट. ये स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी ऑडिटर ऑडिट करे उसको अपना प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करना है. बहुत सारी चीज़ों में जजमेंट लगता है. जैसे कि मैं ऑडिट करने गया, मैंने देखा यार जो कैशियर है, जो कैश कलेक्ट करता है, और जो अकाउंटिंग करता है, दोनों ही पर्सन एक है, अलग अलग नहीं है. कैश भी मैं ही कलेक्ट कर रहा हूँ और बुक्स ऑफ अकाउंट में भी अकाउंटिंग मैं ही कर रहा हूँ. तो इसके अंदर चांसेस है कि 100 रुपये लेके मैं सिर्फ 90 रुपये बताऊँ अकाउंट्स में, मैं ये शो करूँ कि सिर्फ 90 रुपये मिले और जो 10 रुपये वो मेरी जेब में डालूंगा मैं. तो यहाँ पे ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा. मैं सोचूंगा यार यहाँ पे ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अच्छे से चेकिंग करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैंने मेरा जजमेंट लगाया ये देख के कि दोनों लोग एक थे, तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा हो सकता है. तो पहला ऑडिट रिस्क कितना है ये पता करने के लिए अपन जजमेंट लगाते हैं. मुझे कितने ट्रांजैक्शन चेक करना है, मुझे सिस्टम चेक करना है कंपनी का, या एक एक करके पूरे वाउचर्स, जो फिजिकल वाउचर्स रहते हैं, मैं वो चेक करूँ, ये मैं जजमेंट लगाता हूँ. एंटिटी को देखिए कितनी बड़ी एंटिटी है, सिस्टम कितने अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छे है क्या. तो मेरा एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कि मेरे को कितना चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, ये मैं जजमेंट के ऊपर से बताता हूँ. तो क्या बोलता है स्टैंडर्ड कि तुम ऑडिट रिस्क जब करते हो तब जजमेंट लगाओ. कितना ऑडिट प्रोसीजर, मतलब क्या चेक करना है, क्या क्या चेक नहीं करना है, कितने एक्सटेंट तक चेक करना है. एक्सटेंट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपको ये पता करना है, तो जजमेंट लगाओ. जो ऑडिट एविडेंस मिले हैं, मेरे को बहुत सारे ऑडिट एविडेंस मिले हैं, लेकिन वो सही में क्वालिटी क्या है, क्या डेटर, अगर मैं डेटर चेक कर रहा हूँ तो डेटर से रिलेटेड ऑडिट एविडेंस है क्या, वो ये मैं कैसे पता कर रहा हूँ. मैं मेरा जजमेंट लगा रहा हूँ कि हाँ भाई डेटर में सेल्स होता है, सेल्स की तो वॉइसेस है, इनवॉइसेस है, तो मैं मेरा जजमेंट अप्लाई कर रहा हूँ. तो इनवॉइस सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं, ऑडिट रिस्क कितना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसके लिए मैं जजमेंट अप्लाई करता हूँ. और ये केस में ना
स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जब भी आप जजमेंट लगाओ तो आप अपनी ट्रेनिंग का यूज़ करो। अभी तक आपको कितनी ट्रेनिंग मिली है उसको यूज़ करो। जजमेंट लगाते समय अपना नॉलेज यूज़ करो। और जो कंटेंटियस मैटर है, जैसे कि बहुत डिफिकल्ट मैटर है, उसमें ऐसे बोलता है कि आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। आप या तो एंटिटी के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी हेल्प ले लो, या फिर कोई एक्सपर्ट के ओपिनियन ले लो, एक्सपर्ट से जाके पूछ लो। तो जो डिफिकल्ट मैटर्स है आप जाके बाहर वालों से पूछ लो, एक्सपर्ट से पूछ लो, किसी की हेल्प ले लो। नॉलेज का यूज़ करो, एक्सपीरियंस का यूज़ करो, अपने ट्रेनिंग का यूज़ करो। डिफिकल्ट मैटर पे किसी से सलाह ले लो, किसी की हेल्प ले लो जजमेंट यूज़ करते वक्त। लेकिन ऐसे एक चीज़ बोलता है कि जब भी आप अपना ओपिनियन फॉर्म करो, कोई भी डिसीजन पे आओ, तो आप जजमेंट को एज ए जस्टिफिकेशन यूज़ मत करो। कल जाके अगर आपका डिसीजन खराब हो गया, गलत हो गया, तो आप ये मत बोलो कि मेरा जजमेंट है सर। आप जजमेंट को एज ए जस्टिफिकेशन यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जजमेंट लेके डिसीजन लो, डिसीजन लेके जजमेंट मत करो, ठीक है। तो पहला हो गया प्रोफेशनल जजमेंट। दूसरा है इथिकल रिक्वायरमेंट। ऑडिटर साहब, अगर आप कितने भी बुद्धिमान हो, शक्तिमान हो, लेकिन अगर आपके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है आपके अंदर, तो आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए, ऐसे ऐसे बोलता है। ऐसा होना भी चाहिए और ऐसे ऐसे भी बोलता है कि जब भी आप ऑडिट के लिए जाओ तो आपके अंदर कुछ इथिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इथिकल रिक्वायरमेंट के अंदर 5 पॉइंट है। पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी आप ऑनेस्ट रहो, कैसा भी हो सामने वाला, आप ऑनेस्ट रहो, अपना जो व्यू है वो ऑनेस्टली दो, किसी के सामने झुको मत, सच्चे रहो आप, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी, आप अनबायस रहो। अगर आप किसी का ऑडिट करने जा रहे हो, वो आपके रिलेटिव भी लगते हैं, तो भी आप उनके प्रेशर में आके ओपिनियन मत दो, आपको जो सही लग रहा है आप वो बताओ। अनबायस नेचर, इंडिपेंडेंट रहो, किसी के सामने झुको मत, ऑब्जेक्टिविटी। तीसरा है प्रोफेशनल ड्यू केयर एंड कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल ड्यू केयर एंड कॉम्पिटेंस है ना, आपके अंदर कैपेबिलिटी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आज के करंट डेट में जो भी क्या बोलते हैं अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड, ऑडिटिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आप उससे इक्विप्ड होना चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आप लैक नहीं करना चाहिए। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और काफ़ी केयरली आपने ऑडिट करना चाहिए। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, ठीक है। तीसरा है प्रोफेशनल, चौथा है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर है ना, अगर आपने क्लाइंट को बोला है कि 4 बजे की मीटिंग है, तो 4 बजे वो मीटिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने समय से आ रहे हो, आप एक प्रोफेशनल इंसान हो, तो टाइम को फॉलो करो, जो बोल रहे हो वो करो। जो भी इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट या फिर अनाउंसमेंट डालता है अपने साइट पे, उसको फॉलो करो। जो भी इंस्टीट्यूट बोलता है उसको फॉलो करो। एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखो अपना, अपने हिसाब से कुछ मत करो। अगर आपने क्लाइंट को बोला है कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो वैसा वैसा करो, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल बिहेवियर। और लास्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। आप गए ऑडिट करने के लिए, सपोज आप मुकेश अंबानी का ऑडिट कर रहे हो, आप ऑडिट करने के लिए गए और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आप सबको बोलते फिर रहे हो कि उसके पास तो ये है, उसने तो ऐसा किया, आगे जाके वो ये करेगा। तो प्लीज़ अपने क्लाइंट का डेटा आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए, उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। आप वो क्लाइंट को ऑडिट करने जा रहे हैं तो उसका डेटा अपने पास ही रखिए, किसी को बताइए मत। सिर्फ 2 ही केसेस में आप बता सकते हो, या तो क्लाइंट खुद बोलता है कि हाँ भाई तू बता दे, तो तुम बता दो, या फिर गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो उसी केस में आप डिस्क्लोज कर सकते हो, नहीं तो प्लीज़ किसी को मत बताइए। तो क्या 5 पॉइंट है इसके अंदर इथिकल रिक्वायरमेंट में? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर और कॉन्फिडेंशियलिटी। एक बार वापस बोलेंगे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड कॉम्पिटेंस, दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, ड्यू केयर एंड कॉम्पिटेंस, करेक्ट। वापस एक बार बोलेंगे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, करेक्ट। तो अपने 2 किया अभी अपन ने रिक्वायरमेंट, एक जजमेंट और दूसरा इथिकल रिक्वायरमेंट। अब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म यानी क्या होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म यानी अलर्ट रहो, आपको जो भी एविडेंस मिल रहा है उसमें अलर्ट रहिए, क्रिटिकली असेस कीजिए उसको। आपने एक इनवॉइस लिया सपोज, और उसमें देखा कि यार ये तो मोबाइल नंबर यहाँ पे तो 12 डिजिट का लिखा हुआ है, तो अलर्ट रहो कि यार ये इनवॉइस गलत हो सकता है, या फिर इनवॉइस बहुत धुंधला धुंधला है, ऐसा लग रहा है कि जेरोक्स कॉपी है, तो अलर्ट रहो कि नहीं यार ये तो ओरिजिनल नहीं है, तो अलर्ट, डुप्लीकेट इनवॉइस हो सकता है, गलत हो सकता है। तो आप जब भी क्या बोलते हो ऑडिट करो, तो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखो, अलर्ट रहिए। कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट दे रहा है तो अलर्ट रहो,
कि हाँ परचेस इन्वॉइस है तो बराबर, हाँ डेट बराबर लिखा है क्या, इन्वॉइस बराबर लिखा है क्या, माल बराबर अंदर रखा है क्या, वो चेक करो, अलर्ट रहो। जब भी आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म यूज करते हो तो उसके काफ़ी फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आप कोई भी चीज़ ओवरलुक नहीं करोगे, जल्दी जल्दी में जो 2-3 चीज़ें छूट जाती है वो नहीं होंगी अगर आप अलर्ट रहोगे तो, ओवरलुकिंग की प्रॉब्लम हट जाएंगी। दूसरा, ओवर जनरलाइज करना बंद कर दोगे आप। 2-3 चीज़ें चेक किए और आपने पूरे पॉपुलेशन का जजमेंट लगा दिया कि पूरी कंपनी तो एकदम सही है। सिर्फ 2-3 चीज़ चेक किए आपने और पूरी कंपनी का आपने ओपिनियन लगा दिया कि पूरी कंपनी सच्ची है, अच्छी है, इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मिस स्टेटमेंट नहीं है। आपने ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप अलर्ट रहते हो तो ओवर लुकिंग की प्रॉब्लम हट जाती है, ओवर जनरलाइजिंग की प्रॉब्लम हट जाती है। और जब भी आप अलर्ट रहते हो ना तो मैनेजमेंट ने जो भी अजम्पशन लगाया है, सपोज बैड डेट्स 40% 50% लगा दिया, तो क्या उसका अजम्पशन है, सही है या गलत है, ये आप पहचान सकते हो अगर आप अलर्ट रहोगे तो इसके 3 फायदे हैं। पहला क्या है, ओवर लुकिंग। दूसरा, ओवर जनरलाइजिंग। तीसरा, जो मैनेजमेंट के एस्टिमेशन है वो सही है या गलत है, ये आप पता लगा सकते हो। पहले अपने देखे थे प्रोफेशनल जजमेंट, फिर इथिकल रिक्वायरमेंट, फिर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यानी क्या होता है, ये अपन और आगे पढ़ेंगे ऐसे 500 में। अभी फिलहाल ये ऐसे के लिए आप इतना समझो कि जो ऑडिट एविडेंस रहता है सफिशिएंट है ना, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सफिशिएंट मीन्स क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट मीन्स क्वालिटी, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपको कम ऑडिट एविडेंस लेंगे, 5-6 में आपका काम हो जाएगा। लेकिन हाँ यार क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है यार, इतना मेरे को मज़ा नहीं आ रहा किसी क्वालिटी में, तो आप वो 5 एविडेंस की जगह 15 एविडेंस देखोगे। क्वालिटी अच्छी है तो एविडेंस की क्वांटिटी कम, क्वालिटी खराब है तो एविडेंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है। और लास्ट में आता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये ऐसे बोलता है कि जो ऑडिटर है उसको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना कंपलसरी है। आप कोई भी ऑडिट करो आपको स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करना है। ठीक है। एक्सेप्शनल केस अगर स्टैंडर्ड लग ही नहीं रहा है, सपोज ओपनिंग बैलेंस का जो स्टैंडर्ड है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं, हर साल मैं ही ऑडिट करता हूँ, तो वो केस अलग है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना ही करना है। तो वापस से अपन बोलेंगे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थे। पहला था प्रोफेशनल जजमेंट, दूसरा था एथिकल रिक्वायरमेंट, तीसरा था प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, फिर अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और लास्ट में आता है अपना स्कोप ऑफ एन ऑडिट, कि मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मैं किस चीज का ऑडिट करूं, क्या क्या चीजों को ऑडिट करूं, हर एक चीज चेक कर लूं क्या, नहीं। तो इसके अंदर क्या रहेगा, सबसे पहले अपन क्या क्या चीज़ चेक करेंगे, वो कहाँ से पता करेंगे, तो जब भी अपन ऑडिट करते हैं तो एक अग्रीमेंट बनता है ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। तो एंगेजमेंट में लिखा रहता है क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। सॉरी। तो इस स्कोप में क्या क्या आता है, एक तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कि भैया एंगेजमेंट में क्या क्या लिखा है वो तो चेक करना ही है। दूसरा, गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो लॉ है ये क्या बोलता है। अगर लॉ बोलता है कि पर्टिकुलर चीज तो आपको चेक करना है, अगर कंपनी लॉ बोलती है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर होना चाहिए, तो मेरे को वो चेक करना है क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है। एक तो क्लाइंट और मेरे बीच में क्या तय हुआ है, क्या अग्रीमेंट हुआ है वो चेक करना है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है वो चेक करना है। तीसरा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग क्या बोलता है वो देखना है अपने को, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करना है। अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोल रहा है कि ये सारे चीज़ों को तुमको डॉक्यूमेंट करना है तो डॉक्यूमेंट करना है, और गाइडेंस नोट्स आपको क्या बोलता है वो करना है। एक तो जो अग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें क्या क्या लिखा है वो करना है, एंगेजमेंट बोलते हैं जिसको। दूसरा, लॉ क्या बोलता है वो देखना है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो अभी अपन पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स, वो क्या बोलता है वो देखना है, और जो गाइडेंस नोट्स में लिखा है वो सब अपने को फॉलो करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि आप अग्रीमेंट जब बनाते हो क्लाइंट के साथ, वो अग्रीमेंट लॉ और स्टैंडर्ड्स को ओवरराइड नहीं कर सकता है। अगर कुछ ऐसी चीज़ लिखी है जो स्टैंडर्ड्स बोल रहा है चेक करना है, तो आपको स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। अगर कोई भी अग्रीमेंट में अगर आपने ऐसी चीज़ लिख दी है जो स्टैंडर्ड बोलता है और जो लॉ बोलता है उसके अगेंस्ट में है, तो उस केस में आपको स्टैंडर्ड्स और अपने लॉ को फॉलो करना है, आपको एंगेजमेंट लेटर को तब आप फॉलो नहीं कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको 4 चीज़ें देखना है स्कोप में, एंगेजमेंट लेटर, लॉ क्या बोलता है, गाइडेंस नोट्स और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो बात आती है भैया स्कोप में क्या नहीं है फिर। तो स्कोप में क्या क्या नहीं है, जो बुक्स और रिकॉर्ड्स जो कंपनी के बनाते हैं वो बनाना हमारा काम नहीं है, उनको मेंटेन करना हमारा काम नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हमारा काम नहीं है, वो मैनेजमेंट का काम है, वो हमारे स्कोप में नहीं आता है। हमारा तो काम सिर्फ चेक करना है, बनाना काम हमारा नहीं है।
और जो इंटरनल कंट्रोल, जो भी सिस्टम वो लोग फॉलो करते हैं, जो भी कंट्रोल्स वो लोग फॉलो करते हैं, वो बराबर इंप्लीमेंट और उसको फॉर्मुलेट करके देना हमारा काम नहीं है। वो इंटरनल कंट्रोल को लगाना या फिर उनको इम्प्लीमेंट करवाना ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है, उनको बनाना, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर्मुलेट करना, ये ऑडिटर का काम नहीं है। ठीक है, एक बार फटाक से रिवाइज करेंगे अपन सारा ऐसे। अपन ने ऐसे 200 पढ़ा। ऐसे 200 क्या बोलता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिटर के, रिक्वायरमेंट क्या थे ऐसे के, और स्कोप क्या था ऑडिट का। ऑब्जेक्टिव में अपन ने क्या पढ़ा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्लान एंड परफॉर्म ऑडिट in such a way so as to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement or not। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है या नहीं है, ये अपन ने देखा। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का हर जगह। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए 5 मार्क के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। दूसरा, अगर मेरे को डाउट आता है कि हाँ भाई इसके अंदर तो मिसस्टेटमेंट है, तो मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि ये फ्रॉड के कारण है या एरर के कारण है। अब फिर अपन ने देखा कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है, फ्रॉड को इन्वेस्टिगेट करना, मैनेजमेंट के डिसीजन पे क्वेश्चन करना, इफेक्टिव है या इफिशिएंट नहीं है ये बताना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। कितने टाइप के अश्योरेंस थे? 2 टाइप के अश्योरेंस थे, रीजनेबल अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस यानी हाई लेवल का अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस यानी 100% अश्योरेंस। ऑडिटर हमेशा रीजनेबल अश्योरेंस देखा है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देगा। क्यों रीजनेबल अश्योरेंस देगा? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट में। क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट में? पहला, ऑडिट एविडेंस हमेशा परसुएसिव रहेगा, कॉन्क्लूसिव नहीं रहेगा, कच्चे पक्के रहेंगे। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता ही मैनेजमेंट के एस्टिमेशन पे है, तो हम 100% अश्योरिटी नहीं दे सकते। तीसरा, इनइफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर, जहां पे मैनेजमेंट ठान ले कि मेरे को फ्रॉड करना ही करना है, उस केस में हम 100% अश्योरिटी नहीं दे सकते, पता करना ही मुश्किल हो जाएगा। चौथा, टाइम कम है, रीजनेबलनेस ऑफ टाइम, रीजनेबलनेस ऑफ कॉस्ट, और आखिरी सैम्पलिंग बेसिस पे होता है। फिर अपन ने देखा कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है ऐसे के। कितने रिक्वायरमेंट है? प्रोफेशनल जजमेंट, इथिकल रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, फिर अपन ने देखा स्कोप क्या क्या है। स्कोप में क्या क्या आएगा? एंगेजमेंट लेटर, जो एंगेजमेंट लेटर में लिखा है वो तो अपने को करना ही है भैया। दूसरा, जो लॉ बोलता है। तीसरा, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलता है, जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, और जो गाइडेंस नोट में लिखा है। तो ऐसे अपना ये स्टैंडर्ड्स खत्म होता है। होप सो तुमको समझा होगा ये स्टैंडर्ड्स। 1-2 बार अगर आप और रिवाइज करोगे तो लर्न भी हो जाएगा आपको। अगर समझा होगा तो आपको लर्न बहुत इजीली हो जाएगा। कल से अपन 210 चालू करेंगे। ठीक है, ओके।